हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेकर। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके लिए ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप सीटेट और केवीएस देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को एक बार देखकर जरूर जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। हमें ये बताना है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर एक प्रोजेक्ट आया था, वो कब स्टार्ट किया गया था। 1985, 1981, 1973 या 1972। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो स्टार्ट किया गया था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में। अप्रैल में 1973 में अप्रैल मंथ में ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, क्योंकि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी वो बहुत कम होती जा रही थी। तो हमें लोगों को जागरूक करने के लिए कि इनके पॉपुलेशंस को हमें कम नहीं होने देना, हमें इनकी बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था अप्रैल में 1973 में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, परिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। हमें ये बताना है, एक इकोसिस्टम होता है परिस्थितिक तंत्र, उसके घटक कौन कौन से हैं। उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, पौधे तथा जंतु। तो जो परिस्थितिक तंत्र होता है उसके जो घटक होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक होते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर होते हैं। उत्पादक, इसे हम कंज्यूमर कहते हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। जो अपघटक होते हैं इसे हम डीकम्पोजर कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के ये तीन घटक होते हैं। प्रोड्यूसर में प्लांट्स आ जाते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। कंज्यूमर, हम जो ह्यूमन बींग्स हो जाते हैं, या फिर जो हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, ये तीनों कंज्यूमर्स तीन तरह के होते हैं। हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस। हर्बीवोरस जो प्लांट्स खाते हैं, और कार्निवोरस जो एनिमल्स को खाते हैं, एंड ओमनीवोरस जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं। और डीकम्पोजर्स क्या हो जाते हैं? डीकम्पोजर्स का मेन रोल होता है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। डीकम्पोजर्स जो कोई मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनको खाते हैं, उसे हम डीकम्पोजर कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हो जाएंगे? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। हमें ये बताना है कि एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में या नासिक में। तो जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है वो सोनपुर में लगता है, और इसे हम हरिहर का मेला भी कहते हैं। सोनपुर मेले को हम क्या कहते हैं? हरिहर। सोनपुर मेले को हम एक और नाम से जानते हैं, हरिहर क्षेत्र का मेला। तो पेपर में ये भी आ सकता है कि हरिहर क्षेत्र का मेला किसे कहा जाता है। तो सोनपुर में जो पशुओं का सबसे बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा मेला लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है, उसे हम हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का हर स्टेट्स के राजकीय पक्षी होते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। सारस क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है। अगर क्वेश्चन पेपर में पक्षी पूछ सकता है तो पशु भी पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ कौन सा है? तो पेड़ है अशोक का पेड़।
ऐसे ही उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी पूछ सकता है, तो पुष्प कौन सा है, तो पलाश का फूल जो होता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो भाषा यहाँ की क्या है, उर्दू और हिंदी यहाँ की राजकीय भाषा है। तो पशु के साथ सॉरी पक्षी के साथ साथ आपको पशु, पेड़ और पुष्प और भाषा भी याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, राजकीय पशु, राजकीय पुष्प कौन कौन से होते हैं। राजकीय भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू यहाँ की राजकीय भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्षा जल संग्रहण क्या है। हमें ये बताना है वर्षा जल संग्रहण मीन्स की रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं। प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण हम क्या करते हैं, जब भी वर्षा का पानी होता है, बारिश होता है और उसमें जो पानी होता है उसे हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसको इकट्ठा करके दूसरी जगह उसको यूज करते हैं, जैसे कि गार्डनिंग करने में या फिर इरिगेशंस में या फिर उसको और भी कहीं हम उसको यूज कर लेते हैं। तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण, वर्षा में जो जल जमा होता है उसको हम क्या करते हैं, मीन्स की स्टोर कर लेते हैं, भंडारण मीन्स स्टोर कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। हमें ये बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बात तो सबको पता होगी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून या 11 जून, जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर विश्व पर्यावरण दिवस इस बार जो मनाया गया 2022 में, 5 जून 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो उसका थीम क्या था। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो 2022 में मनाया गया, 2022 का थीम क्या था। तो थीम था ओनली वन अर्थ। ये थीम आपको याद रखना है, ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। थीम क्या था, ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। और इसका मेजबान देश कौन सा था, तो मेजबान देश इसका स्वीडन था। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एम एस स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिक विज्ञान थे, वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे। हमें ये बताना है एम एस स्वामीनाथन क्या थे। तो एम एस स्वामीनाथन को हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। एम एस स्वामीनाथन के टाइम मीन्स कि एम एस स्वामीनाथन की वजह से ही इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। तो वो क्या होंगे, कृषि वैज्ञानिक थे। एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे, इन्हें हम इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। और हरित क्रांति कहाँ आई थी, तो पंजाब के एक क्षेत्र, पंजाब में आई थी हरित क्रांति। और इसमें क्या होता है, हाई एल्ड वेराइटी के जो राइस और वीट थे वो उगाए गए थे बहुत ही ज़्यादा। इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा राइस और वीट हुए थे, तो इसलिए हम उससे उस ईयर को हरित क्रांति के नाम से घोषित कर दिए थे। और उस पे सबसे ज़्यादा श्रेय किसका था, तो एम एस स्वामीनाथन का। ये क्या है, एक कृषि वैज्ञानिक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। हमें ये बताना है रेड डाटा बुक किससे रिलेटेड है। रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्ति के करीब जीव या वायु प्रदूषण। तो जो रेड डाटा बुक होता है इसमें जो एनिमल्स एंडेंजर्ड हो रहे हैं, मीन्स कि जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, एंडेंजर्ड एनिमल्स उसे कहते हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनकी मात्रा बहुत ही कम, मीन्स कि उनका पॉपुलेशन बहुत कम बच गया है, तो उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा बुक में हम क्या करते हैं, इनके मेंशन करते हैं कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं
जो विलुप्ति के करीब है, मीन्स कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले हैं। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित है। ये जो भी विलुप्ति के करीब जीव जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनके बारे में हम रेड डाटा बुक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हमें ये बताना है भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, हरिलाल जे कान्या, एस आर दास। तो एच आर कान्या जो थे, हरिलाल जे कान्या कन्या, ये क्या थे? फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया थे, मीन्स की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो जब पहला पूछ सकता है तो करंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? प्रेजेंट में कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ अभी प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। और ये कौन से नंबर के हैं? तो 50 नंबर के हैं, 50 नंबर के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, डी वाई चंद्रचूड़। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हरिलाल जे कन्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधों का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? भारत में जड़ी बूटी की रानी किस पौधे को कहा जाता है, ये पूछा गया है। और इसका हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा मान्यता है और इसका वनस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है। हमें बताना है इनमें से कौन सी प्लांट है वो? तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल या धनिया। तो अगर हिंदू धर्म के अनुसार देखा जाए तो तुलसी जो है ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। तुलसी की पूजा भी की जाती है या फिर जड़ी बूटी में भी काम आता है। अगर काढ़ा वगैरह बनाने में भी तुलसी का यूज होता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा तुलसी। तुलसी क्या है? अ, जड़ी बूटियों की रानी भी इसे कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन तुलसी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आसुत पानी, ताजा जल या नल का पानी। तो जो पीने वाला पानी होता है, इंग्लिश में उसके लिए एक वर्ड होता है, पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर मीन्स पीने योग्य पानी। यहाँ हम ताजा जल और पीने योग्य पानी में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पीने योग्य पानी। और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पोटेबल वाटर। तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम क्या कहते हैं? पोटेबल वाटर, पीने युक्त पानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? हमें ये बताना है भोपाल में 1984 में एक बहुत ही भयानक त्रासदी हुई थी, वो किस गैस के लीकेज की वजह से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उस इंसिडेंट के टाइम, वो एक्सीडेंट जब हुआ था तो उस टाइम मिथाइल आइसोसाइनेट जो था वो लीक हो गया था, वो लीकेज हो रही थी। उसकी वजह से वहाँ 4,000 से ज़्यादा लोगों की जान भी गई थी और लाखों लोग वहाँ घायल भी हुए थे। तो ये बहुत ही बड़ा त्रासदी हुआ था वहाँ। अभी के डेट में भी वहाँ उसका असर दिखाई देता है। वहाँ के जो वो जगह है वो बहुत ही बुरी हालत में है और वहाँ 4,000 लोगों की मौत हुई थी। कौन सा गैस लीक हुआ था वहाँ? मिथाइल आइसोसाइनेट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, हमें ये बताना है। हमारे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होते हैं, एटमॉस्फेयर के लेयर होते हैं, उसमें सबसे पृथ्वी के नजदीक कौन सा होता है? तो जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर सबसे नजदीक होता है। और कोई भी अगर वातावरण में परिवर्तन होता है, जैसे कभी फॉग दिखाई दे रहा है, अभी बारिश होगी या फिर धूप होगा, जो भी वातावरणीय परिवर्तन जो होते हैं, वेदर चेंजेस जो होते हैं, वो इसी मंडल में
दिखाई देते हैं, और इसे हम लोअर एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को हम लोअर एटमॉस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। क्षोभ मंडल इंग्लिश में हम इसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसको हम लोअर एटमॉस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। तो जो पृथ्वी के सबसे पृथ्वी तल से नजदीक, जो सबसे नजदीक जो हमारा लेयर है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसे हम लोअर एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? हमें ये बताना है कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने बोन्स होते हैं, कितनी हड्डियां होती हैं। 305, 275, 206 या 175? तो हम सबको ये पता है कि एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 बोन्स होते हैं, 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि एक जब बेबी जन्म लेता है, जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय 300 से 305 हड्डियां होती हैं। मीन्स कि 300 प्लस हड्डियां होती हैं, 300 से लेकर 305 हड्डियां होती हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो वो हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं और वो कम होके 206 हो जाती हैं। तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में 300 से लेकर 305 हड्डियां होती हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। राकेश एक स्टूडेंट है, वो जो भी उसका टीचर उसको होमवर्क देता है वो उस होमवर्क को कंप्लीट नहीं करता है। तो टीचर क्या एक्शन लेगा उसके खिलाफ? तो टीचर को कभी भी हम उसको डांट नहीं सकते हैं, बच्चे को हम कभी भी डांट नहीं सकते हैं, उसको प्रिंसिपल के पास ले जाके डरा नहीं सकते हैं, ना ही उसके माता पिता से कंप्लेन कर सकते हैं। हम बच्चे को सुधारात्मक सुधारात्मक जो उपाय होगा हमारा, वो यही हो सकता है कि हम उसको जानने की, बच्चे से उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि आखिर बच्चा होमवर्क करके क्यों नहीं आ रहा है, और फिर हम उसको क्या करें? परामर्श दें। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने से प्रतिबंध लगाना, उनकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। आखिर ऐसा वो बच्चा क्यों कर रहा है, क्यों वो होमवर्क कंप्लीट करके नहीं ला रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे और उसको सही मार्गदर्शन देंगे। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? हमें ये बताना है कि किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो भारत में तो ठंडी में ही मनाया जाता है, दिसंबर में ठंडी होती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया होता है, यहाँ क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्मियों में मीन्स कि मई में मनाया जाता है। क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है, और 25 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में, दिसंबर के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण दिसंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है? गर्मी होती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो गर्मियों में मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? मरुस्थल मीन्स डेजर्ट एरिया, जहाँ पानी बहुत कम पाया जाता है, जहाँ रेगिस्तान होता है, उसे हम कहते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। तो ऐसा कौन सा वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन? तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो कैक्टस होता है वो कांटेदार होता है, और जितने भी कांटे वाले पौधे होते हैं उनको पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, वो कम पानी में भी ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं। तो जो कैक्टस का पौधा होगा, कैक्टस जो होगा वो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कैक्टस। आप देखते हैं एलोवेरा जो होता है वो भी बहुत कम पानी में हो जाता है, क्योंकि उसके पेड़ के ऊपर पौधों के ऊपर कांटे होते हैं। तो जितने भी कांटेदार पत्ते वाले जो पौधे होते हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, वो उनको पानी, कम पानी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? कीटनाशक, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसको हम कीटनाशक की तरह यूज करते हैं? नीम, देवदार, चीड़ या ओक? तो हाँ, नीम का जो पौधा होता है वो कीटनाशक माना जाता है। क्यों? नीम के पत्ते को भी हम यूज करते हैं। अगर किसी चीज में चावल में हम अगर नीम के पत्ते को डाल दें तो उसमें इंसेक्ट्स नहीं आते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते हैं। या फिर नीम के पत्ते को हम दवाइयों में भी यूज किया जाता है। तो नीम का पत्ता क्या होता है? कीटनाशक, जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम का हम पत्ता यूज करते हैं, नीम का छाल भी हम यूज कर सकते हैं, नीम का हम उसमें कुछ दाने फल टाइप के होते हैं, फूल टाइप के होते हैं, वो भी यूज करते हैं। तो नीम का पेड़ क्या है? कीटनाशक, जैविक कीटनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? गंगा एक्शन प्लान जो लाया गया है वो किस लिए लाया गया है, ये पूछा है। जल की गुणवत्ता, मीन्स कि हमें ये बताना है किस चीज के सुधार के लिए लाया गया है। जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या जल का तापमान? तो जल की गुणवत्ता जो है, जल की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए, क्योंकि जो गंगा का जल है, गंगा का जो पानी है, गंगा नदी का, वो बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो गया है। तो उसकी गुणवत्ता को, मीन्स कि उसमें प्रदूषण को कम करने के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल की गुणवत्ता, मीन्स कि जल की जो क्वालिटी है, जो पानी की क्वालिटी है, वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, बहुत ही ज्यादा बदतर हो गई है। तो उसको कम करने के लिए, उसकी क्वालिटी को ठीक करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। निधि मीन्स होता है वेल्थ, वेल्थ मीन्स संपत्ति, पूंजी। हम पूंजी भी कह सकते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य पूंजी क्या होती है? सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास? तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कि उसके छात्र उस पर विश्वास करें, उस जो वो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है, ऐसा छात्र उस पर विश्वास करे। तो ये एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? वो सबसे कीमती उसका तो वेल्थ वही होता है, सबसे पूंजी उसका सबसे अच्छा वही होता है कि शिक्षक पे छात्रों का विश्वास हो। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का विश्वास। आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड कमेंट में अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।